नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं और इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न है, जो कि आपको बोर्ड में पूछे गए हैं, या ये कह सकते हैं कि इस बार मैं आपको वो क्वेश्चन बताने वाला हूं इस वीडियो में जो कि आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा, उसको ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन पेपर में आने लायक है और कौन सा नहीं है, कैसे आपको इस चैप्टर में कौन से टॉपिक पर ज्यादा मेहनत करनी है। तो इस वीडियो में से न्यूमेरिकल्स पेपर में छपेगा, 100% सही बात है, इसको लिख लीजिएगा। और पेपर में इस वीडियो से कुछ और भी चीजें आएंगी जो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, पर आप धैर्य बनाकर इसे आराम से देखिए और आप अच्छी सी तैयारी कीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट को देखते हुए उस टॉपिक पर, उस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कराकर आपको वीडियो पहुंचा दी जाएगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो में चुंबकीय फ्लक्स की। तो सबसे पहले जो टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स है। और चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ा था आपने? चैप्टर 1 में पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसको लिखते हैं हम ई ए कॉस थीटा। कुछ याद करिए पुराना, ये होता है बिल्कुल ऐसा ही होता है चुंबकीय फ्लक्स, बस थोड़ी सी चेंजिंग आती है। यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करते हैं और इसमें हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात करते हैं। यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं और यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, बिल्कुल पहले ऐसा है। डायरेक्ट हम डेफिनेशन पे आते हैं। एक समान चुंबक क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कोई एक तल है जिसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी इसी डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे कोण जो है 0 हो जाएगा। और इसमें देखिए ये बी वेक्टर की दिशा इधर है और यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर इधर है। पहले ये ऐसा था, इसे थोड़ा सा हमने तिरछा किया, पहले ऐसा था, थोड़ा सा तिरछा किया, तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और बी वेक्टर की डायरेक्शन के बीच कोण बन गया यहाँ पे थीटा। तो कोण जब थीटा बन गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और डॉट हटता है तो यहाँ पे आता है बी ए कॉस थीटा। डॉट हटता है तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है, तो यहाँ लिखेंगे बी ए कॉस थीटा। और थीटा क्या है, बी वेक्टर में ए वेक्टर के बीच का कोण है। तो यहाँ पे देखिए एंगल जब 0 हो गया तो यहाँ पे 0 रख देंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा। कॉस 0 का मान 1 होता है, साइन 90 का भी 1 होता है। ऐसे यहाँ पे थीटा बना हुआ तो यहाँ कॉस के साथ थीटा लिख देंगे। जैसे जैसे एंगल बदलेगा वैसे वैसे फ्लक्स का मान बदलता जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कैसी राशि है, अदिश राशि होती है। और मात्रक क्या होता है, इसका वेबर होता है। कैसे होता है वेबर मात्रक, ये देखिए यहाँ पर जो लिखा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, बी लिखा है। बी का होता है वेबर बटे मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की जगह क्या लिख देंगे मीटर स्क्वायर, इससे स्वाहा हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा वेबर, क्या बचेगा, वेबर। वेबर इसका मात्रक हो जाएगा। और भी मात्रक होते हैं पर वेबर याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है, बस इसी से क्वेश्चन में लिखा आएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, आप कह सकते हैं क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स एक रेखाओं की संख्या होती है जो किसी काल्पनिक पथ से गुजरती है। ठीक है, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से और आराम से सॉल्व करेंगे। थ्योरी को थोड़ा स्पीड में कवर करेंगे क्योंकि आपका रिवीजन चल रहा है यहाँ पे। तो एक्स वाई तल में रखी 0.2 के कैप मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की, देखिए मीटर स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये एरिया वेक्टर दिया है, यानी ये दिया है 0.2 के कैप, जिसको हम मीटर स्क्वायर कहेंगे। आगे कह रहा है यहाँ पे देखिए बी वेक्टर लिखा है, तो ये बी वेक्टर का मान है। किसका मान है, बी वेक्टर का। तो यहाँ लिख देंगे हम 3i कैप, क्या लिखेंगे, 3i कैप प्लस 4 के कैप। ये हो जाएगा। मात्र क्या है, इसका टेस्ला है। इससे पता चल रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र है, इससे पता चल रहा है ये एरिया है। अब आपको ये पता होगा, जो कि हम क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हैं, आपने भी थोड़ा याद कर लीजिए थोड़ा सा। यहाँ एक्स अक्ष है, यहाँ वाई अक्ष है और यहाँ पर जेड अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर एकांक सदिश आई होता है, इस पर क्या होता है, जे होता है, और इस पर क्या होता है, के होता है। तीनों के बीच का कोण 90 होता है। ये परस्पर लंबवत होते हैं। और जब भी हम आई डॉट आई निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आई डॉट आई, या कहें जे डॉट जे, या कहें के डॉट के, ये जब निकालते हैं तो आंसर 1 आता है। अगर हम आई और जे निकालें, या फिर जे और के निकालें, या फिर के
और आई को साथ लें तो यहाँ पे आंसर 0 आता है। ये थोड़ा सा आपका रिवीजन था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूछा क्या है, देखिए पूछा है आपसे बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए, यानी फाई का मान आपको बताना है। फॉर्मूला लगाएंगे कि फाई बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी वेक्टर का यहाँ पे वैल्यू लगाइए 3 i कैप प्लस 4 और यहाँ पे लिखा है k कैप, डॉट लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे 0.2 k कैप। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब k का मल्टीप्लाई k के साथ कर दीजिए, क्योंकि देखिए k का k के साथ करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और k का यहाँ पे देखिए k है और यहाँ i है, और i और k का करेंगे तो 0 आता है। तो इसका इसके साथ करने से कोई फायदा नहीं, तो सीधा सीधा हम इसका इसके साथ कर देंगे तो 4 दूनी 8 होगा 0.8, और k का k में करेंगे तो आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8, और ये फाई आया है तो मात्रक आ गया वेबर। क्या आ गया भाई, वेबर आ गया। अभी बताया था कि इसका मात्रक जो होता है वेबर होता है। इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है पेपर में इसमें कोई संख्या बदल दी जाए। ये पेपर आपका जो क्वेश्चन है PYQ है, पहले पेपर में आपको बोर्ड द्वारा पूछा गया है। ये क्या है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये क्या है क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ लिख लेंगे आप, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं इस चैप्टर का जो नाम है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण, उसकी डेफिनेशन की। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, इसको देखिए मैं शॉर्ट में याद करा देता हूँ आपको। शॉर्ट में कैसे याद करना है, शॉर्ट में याद कीजिएगा। सबसे पहले आपको याद करना है कि कोई परपथ होता है, उस परपथ में धारा आ रही है आई। कितनी धारा आ रही है भाई, आई धारा आ रही है। कितनी धारा आ रही है, आई। और आई धारा आ रही है तो उसका मान हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। इसका मतलब सुनिएगा, इसका मतलब है डेल्टा का मतलब चेंज, यानी परिवर्तन। तो जब भी हम किसी परपथ में धारा के मान में चेंज करते हैं, जब भी किसी परपथ में हम धारा के मान में क्या करते हैं चेंज, यानी कोई 5 एम्पियर को कभी 3 कर दें, कभी 2 कर दें, कभी 6 कर दें, तो जब भी हम धारा के मान में चेंज करते हैं तो याद कीजिएगा एक साइंटिस्ट थे चैप्टर नंबर 4 में बताया गया था ऑस्टेड। तो ऑस्टेड क्या कहते हैं, ऑस्टेड कहते हैं कि जब भी किसी परपथ में या किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र को हम चुंबकीय रेखाओं से दिखाते हैं। और अभी हमने पढ़ा है कि वही चुंबकीय रेखाएं जब किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरती हैं तो फ्लक्स कहलाती हैं। वास्तव में ये सारी चीजें धारा से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हमने धारा को चेंज किया तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्या, चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया। जब भी चुंबकीय फ्लक्स चेंज होगा तो परिपथ में एक ये उत्पन्न हो जाएगा जिसका नाम है प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और इसकी वजह से अगर यहाँ पर लिख देता हूं, अगर क्या है भाई, परिपथ बंद है, अगर परिपथ बंद है तो क्या होगा, इसकी वजह से उत्पन्न हो जाएगी क्या, प्रेरित धारा। क्या उत्पन्न तो हो जाएगी, प्रेरित धारा। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। इससे ही आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। और आगे जब अन्योन्य प्रेरण स्वप्रेरण पढ़ेंगे तो इसी से डेफिनेशन बनाएंगे। ये आपके लिए शॉर्टकट है। क्या है, इसको मैं लिख देता हूं इन शॉर्ट। ये क्या है, ये आपकी शॉर्ट में लैंग्वेज है। ऐसे याद करेंगे कि जब भी किसी परपथ में धारा के मान को चेंज करते हैं तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और अगर परिपथ बंद है तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। यहाँ पे आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं डेफिनेशन, इसको हटा सकते हैं और यहाँ तक लिख सकते हैं कि जब भी किसी परपथ में धारा के मान में चेंज होता है तो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप यहाँ से यहाँ तक लिखना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक लिखना चाहते हैं, या यहाँ से यहाँ पर खत्म करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। सभी परिभाषाएं आपके लिए सही बैठेंगी, किसी में नंबर नहीं कटेगा। तो डेफिनेशन को यहाँ पे रीड करते हैं। देखिए, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ये आपकी हेडिंग है यहाँ से यहाँ तक। जब किसी वैद्युत परपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो आप देखिए इसकी बात हो रही है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है कि जब किसी वैद्युत परपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और हमने आपको बताया धारा के मान में जब परिवर्तन करेंगे तब ऐसा होगा। तो परिवर्तन होता है तब परिपथ में एक क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न
हो जाता है, इस घटना को वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। तो क्या रखेंगे, धारा के मान में चेंज करेंगे तो चुम्बकीय फ्लक्स बदलेगा, चुम्बकीय फ्लक्स की वजह से प्रेरित विद्युत वाहक एक परपथ में उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की घटना क्या कहलाती है, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अगर परपथ बंद है तो प्रेरित धारा कैसी क्या उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। और आगे के लिए थोड़ा सा यहाँ से याद करेंगे कि ये जो प्रेरित धारा है ये मुख्य धारा का, किसका भाई, मुख्य धारा। अब मुख्य धारा कौन सी, ये वाली जो है इसे क्या कहेंगे हम, मुख्य धारा भी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, मुख्य धारा भी कहते हैं। कौन सी धारा, ये मुख्य। तो मुख्य धारा का ये क्या करती है, विरोध करती है। मुख्य धारा का क्या करती है, विरोध करती है। कौन करती है, प्रेरित धारा। और ये किसने बताया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेंज। ठीक है ना। तो आगे अभी हम ये सब पढ़ने वाले हैं, तो यहीं से आप इसे पढ़ते रहिए, थोड़ा सा रिवीजन अच्छे से करते रहिए। तो आगे बात करते हैं फ्लेमिंग के नियम की। तो फ्लेमिंग के नियम की जरूरत क्यों पड़ती है कि अभी हमने देखा था प्रेरित धारा, तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, किसकी, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की जरूरत पड़ती है। साथ में हमने यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिख लिया है ताकि आप लोग इसे भी साथ में रिवाइज कर लें। तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथ को देखिए, कौन सा देखेंगे, पहले हम बायां देखेंगे तो बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड को ऐसे रखेंगे, यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये कुछ ऐसी होंगी जैसे कि यहाँ पर एक्स अक्ष होता है, यहाँ वाई अक्ष होता है और यहाँ पर ये जेड अक्ष होता है। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे करना ये वाई अक्ष पर लिखिए, मान लीजिए ये अंगूठा रखा है आपका और यहाँ पर कौन सी, ये तर्जनी उंगली है। कौन सी उंगली है, तर्जनी। और यहाँ पर जो उंगली है ये आप मध्यमा रखेंगे। कौन से रखेंगे, मध्यमा। तो आपको कैसे करना है, देखिए इस तरीके से करना है, ये आपका अंगूठा ऐसे, ये तर्जनी उंगली हो जाएगी और ये वाली मध्यमा। तीनों के बीच में एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण होगा। कितने अंश का कोण होगा, 90 अंश का। तो परस्पर लंबवत हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ये लिखना है अंगूठा, ये लिखना है तर्जनी और ये लिखनी है मध्यमा। अब इसका नाम कैसे आगे कौन सा क्या लिखाएगा, तो अंगूठा को याद करें, अंगूठा को लिखेंगे हम फादर। क्या लिखेंगे भाई, अंगूठा फादर है और ये तर्जनी मम्मी है, ये पापा हैं और ये मम्मी है और इनका ये बच्चा है, यानी ये चाइल्ड है। ये क्या है भाई, चाइल्ड है। तो आप यहाँ से याद रखें F4 क्या होता है, F4 क्या होता है, F से याद रखें F4 फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स। यहाँ पे M से याद करें तो M होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, M से याद करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। और C4 होगा यहाँ पे करंट। क्या होगा, C4 क्या होगा यहाँ पे, करंट। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये हो गया फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड रूल है, किसका, फ्लेमिंग का। याद रखेंगे फोर्स का मतलब होता है बल, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र और करंट का मतलब होता है विद्युत धारा। और ये कौन सी धारा है, ये मुख्य धारा है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये मुख्य धारा है। ठीक है, तो ये कौन सी धारा है, ये मुख्य धारा है। तो यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बस इतना ही कहता है कि ये अगर बल की दिशा दिखाएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी और ये वाली धारा की दिशा होगी। समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, अब आपको ये वाला हाथ इस तरीके से रखना है, दाएं और बाएं दोनों हाथों का खेल है फ्लेमिंग के लिए। तो आपको कुछ ऐसे रखना है, ये चालक की गति की दिशा दिखाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं चालक की गति की दिशा, और ये हमेशा चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगी। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्रेरित धारा। ये क्या दिखाएगी, यहाँ पे प्रेरित धारा दिखाएगी। और प्रेरित धारा क्या करती है, मुख्य धारा का विरोध करती है। किसका विरोध करती है, मुख्य धारा का विरोध करती है। किसने कहा था, ये लेंज ने कहा था। तो आगे देखेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं हम फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम की। और यहाँ से पेपर में छपेगा, पेपर में छपेगा, ये लिख लीजिएगा कि यहाँ से पेपर में छपेगा। हो सकता है ये नियम पूछ ले जाए या हो सकता है आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए, न्यूमेरिकल। तो याद रखिए यहाँ से आपको आंकिक प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो अच्छी सी तैयारी करनी है आपको, थोड़ा सा भी यहाँ पे लापरवाही नहीं करनी है। तो क्या कहते हैं फैराडे के नियम, यहाँ पे दो नियम होते हैं। फैराडे के कितने नियम है, दो नियम है। पहला नियम होता है प्रेरण का नियम। क्या होता है, प्रेरण का नियम। फैराडे का पहला नियम किसका नियम, प्रेरण का नियम। तो देखिए यहाँ पे जब किसी बंद परपथ से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जैसा कि अभी बताया था कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस परपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अभी बताया था मैंने आपको कि शॉर्ट में याद कर लो, ये आपको पूरे चैप्टर में काम करेगा। क्या याद करेगा, देखिए ये धारा में चेंज होगा तो चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, चुंबकीय फ्लक्स बनेगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न, प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा और इसकी वजह से प्रेरित धारा बनती है। और यही किसने कहा था, ये कहा था भाई हमारे जो साइंटिस्ट थे पुराने,
जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फेराडे। तो फेराडे ने ये सब कहा था कि जब भी हम क्या करते हैं किसी बंद परपथ से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो प्रेरित विद्युत भागबल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। दूसरे नियम में ये कहते हैं कि ये जो उत्पन्न होगा इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसलिए हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण का नियम। यानी इसमें हम ये निकालते हैं कि ये जो बल उत्पन्न हुआ है, ईएमएफ जो बना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। तो ईएमएफ बना है, उसका मान हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ दूसरा नियम आता है। तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे ई से दिखाते हैं, ईएमएफ, यानी इसे कहते हैं हम प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ईएमएफ का मतलब होता है, इसे हम ई से दिखाते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये क्या होता है, ई जो होता है माइनस डेल्टा फाई बट्टे डेल्टा टी। फाई का मतलब यहाँ पर किससे, फ्लक्स से है, तो ये फ्लक्स है। और यहाँ पर ऋणात्मक दर का मतलब क्या है, ऋणात्मक का मतलब अभी बताया जैसे प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है वो मुख्य धारा का विरोध करती है। तो इसमें अपने आप में जो परिवर्तन होता है, यानी फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है उसका विरोध करता है कौन, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो नेगेटिव चिन्ह यही दिखाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस डेल्टा फाई बट्टे डी टी। इसको हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म में अवकलन के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, डी फाई बट्टे डी टी। ठीक है। अब यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़िया है तो जब भी आपको प्रश्न में कहीं पर भी फेरों की संख्या दी हो तो उसका सीधा फ्लक्स के साथ गुणा करना है। किसके साथ, फ्लक्स के साथ गुणा करना है। तो यहाँ पर फाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई बराबर माइनस के एन डेल्टा फाई बट्टे डेल्टा टी, और इसको बताया डिफरेंशिएशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये फेराडे के नियम कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं लेंज के नियम की। किसकी बात करते हैं, लेंज के नियम की। और अभी बताया था लेंज का नियम क्या होता है, जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वो मुख्य धारा का क्या करती है, विरोध करती है। जिसकी वजह से वो पैदा हुई है उसी का विरोध चल रहा है। तो देखिए लेंज ने बस ऐसा ही कहा था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए यह नियम दिया गया था। किसी परपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है, उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। यानी प्रेरित धारा किससे बनी थी, अभी बताया था। देखिए ये यहाँ पे मुख्य धारा, कौन सी धारा, ये मुख्य धारा, मुख्य धारा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम मुख्य धारा। तो मुख्य धारा में क्या हो रहा है भाई, यह चेंज हो रहा है। मुख्य धारा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसकी वजह से बना फ्लक्स में परिवर्तन, इसकी वजह से बना इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरित, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इसकी वजह से बनती है यहाँ पर एक धारा जिसका नाम होता है प्रेरित धारा। क्या नाम होता है भाई, इसका नाम होता है प्रेरित धारा। तो इसका नाम हो गया प्रेरित धारा। और ये किसकी वजह से बनी है, ये बनी है इसकी वजह से, ये जो बनी है इसकी वजह से बनी है। और इसी का क्या करती है, ये विरोध कर रही है। क्या कर रही है, विरोध। यानी इसमें धारा के मान में परिवर्तन होने का या फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने का ये विरोध करती है, जिसकी वजह से बनी है उसी का विरोध करती है। ये किसने बताया था, लेंज ने बताया था। और किस सिद्धांत पर काम करता है, यहाँ पर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह नियम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं इनके क्वेश्चंस पर। क्या है, आंकिक प्रश्न। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं न्यूमेरिकल्स, किसके, फेराडे के नियम के। ठीक है ना। तो फेराडे के जो नियम है उसके आधार पर, फेराडे के नियम पर, फेराडे के नियम पर आधारित, फेराडे के नियम पर आधारित यहाँ पे प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो देखिए कैसे करना है, यहाँ से पेपर में आता है। थोड़ा सा धैर्य बनाइए, आसानी से करते हैं, बहुत आराम से सिखाऊंगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, बस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। सबसे पहले किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए दिया है जरूर लिखें। क्या लिखें, दिया है। तो क्या क्या दे रखा है, सवाल ने कुछ दिया है, हम उससे पहले कुछ लेंगे, उसके बाद हम उसको आंसर देंगे। तो पहले हम उससे कुछ लेंगे फिर उसको हम आंसर देंगे। तो लिखा 100 फेरों वाली, अभी बताया था बड़ी एन जो होता है फेरों की संख्या, और यहाँ पे लिख दो 100, तथा 300 ओम प्रतिरोध। तो प्रतिरोध लिखा है आर से दिखाएंगे, तो कितना ओम है भाई, 300 ओम है, यहाँ पर लिख देंगे 300 ओम। एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में, तो 0.1 सेकेंड में, यानी डेल्टा टी का मान दिया आपको 0.1 सेकेंड। कितना दिया, 0.1 सेकेंड। आगे कह रहा है 0.1 सेकेंड में 0.6 वेबर से 0.4 वेबर रह जाता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 0.6 वेबर। वेबर किसका मात्रक है, वेबर मात्रक है फ्लक्स का। तो पहला फ्लक्स दिया है, दूसरा फ्लक्स क्या दिया है, यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे φ2 की वैल्यू दी है आपको 0.4 वेबर। प्रश्न में जो जो दिया है पहले उसे छापिए, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो φ2 का मान 0.4 रह जाता है। कुंडली के सिरों के
बीच प्रेरित विभवांतर, यहाँ पर देखिए विभवांतर पूछा है और विभवांतर का मतलब यहाँ पे ई से होता है, ईएमएफ को ही हम विभवांतर कहेंगे तथा उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपसे आई का मान भी पूछा है। बस इतनी सी कहानी है और इसको हमें सुनानी है। बस आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो जो चीज दी है वो हमने लिख ली, फैराडे का नियम लगाएंगे। किसका नियम लगाएंगे, फैराडे का। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, फैराडे का नियम लगाना है। देखिए तो फैराडे का नियम लगाते हैं, दिखाई दे रहा है आपको प्रश्न, बिल्कुल। चलिए फैराडे का नियम लगाते हैं और फैराडे का नियम क्या कहता है, फैराडे का नियम कहता है E बराबर माइनस के n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा फाई आया है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से डेल्टा फाई निकालेंगे। तो डेल्टा फाई जो होगा यहाँ पर फाई टू माइनस फाई वन, क्या हो जाएगा, फाई टू माइनस फाई वन, और फाई टू कितना 0.4, तो यहाँ लिखेंगे 0.4 माइनस 0.6, ठीक है ना। इस वजह से घटा देंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा माइनस का 0.2 वेबर आ जाएगा। वेबर लिखना है, घेवर नहीं लिखना है, वेबर घेवर। तो माइनस के 0.2 वेबर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे E बराबर माइनस n का मतलब क्या है यहाँ पे 100, और यहाँ पर देखिए डेल्टा फाई का मान कितना आएगा माइनस के 0.2, और अपॉन में डेल्टा टी कितना भाई, देखिए डेल्टा टी है 0.1। डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, इस माइनस से माइनस मर जाएगा, तो E का मान आ जाएगा 100 गुणा ऊपर कितना बचा 2 और नीचे कितना बचा 1, यानी 200 वोल्ट। इसका मात्रक होगा वोल्ट। तो पहला आंसर यहाँ पे खत्म होता है। कितना आ जाएगा 200 वोल्ट। तो E का मान कितना आ गया 200 वोल्ट आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। अब पूछा है धारा, क्या पूछा है इसमें, धारा पूछिए। तो I बराबर V बट्टे R होता है, बट V नहीं है यहाँ पे E है, तो E से काम चलाइए, तो E बट्टे R हो जाएगा। E का मान आ गया 200 और इसका मान आ गया 300। कितना है देखिए, R का मान 300 है, 2 जीरो से 2 जीरो मर जाएंगे, तो यहाँ पे 2 बटे 3 बचेगा और इसका भाग देंगे तो 0.6 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसकी धारा आ जाएगी 0.6 एम्पियर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा इसका भी, ठीक है ना। इस तरीके समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ऐसा प्रश्न इंपोर्टेंट है, इसको आप लिख लें मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या लिखेंगे, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लिखेंगे। अगर ये आता है तो कम से कम 5 अंक के साथ आएगा, यानी इसके साथ कुछ और भी हो सकता है, तो आपके प्रश्न में पेपर में 5 अंक का मिल सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। वही कहानी है कि किसी समय t पर एक कुंडली से संबंधित तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई, तो ये आपको फाई का मान दिया है, कितना दिया है भाई 4t की पावर 3 माइनस 5t स्क्वायर माइनस के 10t प्लस 70, और ये लिखा है वेबर में। समय t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए E का मान पूछा है, किसका मान पूछा E, और फैराडे का नियम ये कहता है माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। अभी बताया था, ये क्यों बताया था, जब हमें अवकलन के रूप में जब भी जरूरत पड़ेगी हम इसको यूज करेंगे, वरना हमारे पास जो है E का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, E बराबर माइनस के एन डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। देखिए जब भी फ्लक्स की बात आई, परिवर्तन हो रहा है, तो इसको यूज करेंगे, और जब भी ऐसा कोई समीकरण दिया होगा तो हम डी फाई बटे डी टी यूज करेंगे। फेरों की संख्या दी है तो गुणा कर देंगे, इसमें फेरों की संख्या दी छोड़ देंगे। माइनस लगाना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, माइनस विरोध बताता है जो कि हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर ये दिया है आपको। अब आपसे E का मान पूछा है, किसका मान पूछा है E का मान, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, अवकलन। तो यहाँ लिखता हूँ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, ये टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ लिखेंगे डी अपॉन डी टी, और किसका करना है, फाई का करना है, इधर लिखेंगे डी अपॉन डी टी, ठीक है। और यहाँ पर ये पूरा लिख देंगे 4t की पावर 3 माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस का 10t प्लस 70। अब क्या करना है, यहाँ पे 4 को आगे करेंगे, ये आ जाएगा d अपॉन डी टी, और यहाँ पे आएगा t की घात 3 माइनस का 5 को बाहर कर देंगे d अपॉन डी टी, और यहाँ आ जाएगा t की पावर 2, और माइनस 10 बाहर कर देंगे d अपॉन डी टी, और यहाँ पे आ जाएगा t प्लस d अपॉन डी टी, और यहाँ पे तो t है नहीं है, तो यहाँ पर 70 लिख देंगे। बस अब क्या है, हो गया सवाल। अब इसका अवकलन कर दीजिए, तो 4 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए t की घात n, n आ गया नीचे और 1 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, माइनस कर देंगे 5, और ये देखिए ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई t, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 2t, ठीक है। 2 नीचे आ जाएगा, 1 कम हो जाएगा, 2t हो जाएगा, माइनस लाएंगे 10 हो जाएगा, और इसका आंसर होता है 1, और यहाँ पे t नहीं है तो इसका हो जाएगा 0। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 × 12 टी स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10
टी और ये आ जाएगा -10। और ये किसका मान आ गया, d∅/dt, जिसको हम E कहते हैं। तो E का मान इतना निकल के आ गया। ओके, यहाँ पे E का मान आ गया। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है, देखिए प्रश्न में आपसे पूछा है कि t बराबर 2 सेकंड पर, तो t बराबर 2 सेकंड रख दीजिए। t बराबर 2 सेकंड रखने पर तो यहाँ पे E का जो मान आएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर d∅/dt। तो यहाँ लिखेंगे d∅/dt। यहाँ पे देखिए 12t², तो 12 यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगाएंगे, -10, t की जगह 2 लिख देंगे और फिर यहाँ पे -10 है। ठीक है ना, 10t, t की जगह कितना रखना है, हमें 2 रखना है। देखिए कितना रखना है, 2 प्रश्न में दिया है, 2 सेकंड दिया है, 2 सेकंड रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो 12 × 4 माइनस ये हो जाएगा आपका 20 और -10। तो 12 दूनी 24 दूनी 48, तो 48 माइनस ये आ जाएगा आपका 30। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 18 वोल्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 वोल्ट। आप यहाँ पे थोड़ा एक बार कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। अगर आपको अवकलन नहीं आता है तो अवकलन सीख लीजिए, क्योंकि अवकलन इंपॉर्टेंट है। अवकलन इतना जरूरी है कि ऐसे प्रश्न को और स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण के जो सवाल आ रहे हैं वो अवकलन के आधार पर सॉल्व होंगे और पेपर में यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। इसको आप नोट कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ये प्रश्न दिया है, सेम प्रश्न है। थोड़ा सा क्या करना है, दिया है लिखा है तो बस सीधा सीधा लिखता हूँ। यहाँ पे दिया AT² BT + C के अनुसार परिवर्तित होता है। ABC के मान मात्रक ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, ABC के मात्रक। तो देखिए क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहेंगे सर 12वीं 11th की बातें बता रहे हैं। भाई छोटी छोटी बातें जो प्रयोग हो रही हैं वही बता रहा हूँ और ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बाकी आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए फाई का वैल्यू इतना दिया है और पूछा है ABC के मात्रक पूछे हैं। किसके मात्रक पूछे हैं, A, B और C के क्या पूछे भाई, मात्रक पूछे हैं। अब देखो जब भी किसी का मात्रक पूछा है बस याद रखिए यहाँ पर जितना प्लस माइनस आ रहा है, क्या रहा प्लस माइनस आ रहा है, सबको हटा दीजिए, बराबर लगा दीजिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो फाई का जो मात्रक होगा वो AT² का मात्रक होगा, वही BT का मात्रक होगा और वही C का मात्रक होगा। सभी के मात्रक कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि C का मात्रक फाई के मात्रक के बराबर होगा, जो कि वेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। तो C और फाई का मात्रक क्या हो गया, वेबर हो गया। आगे बात कर रहा हूं मैं, यहाँ से इतनी चीज को उठाऊंगा सीधा सीधा। तो फाई का जो मात्रक होगा वो AT² का मात्रक होगा। तो यहाँ से अगर मैं A का मात्रक निकालूंगा तो A का मात्रक निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा भाई 5/T²। क्या आ जाएगा, 5/T²। तो फाई का मात्रक होता है वेबर। भाई वेबर लिखना है, गेवर नहीं लिखना। और यहाँ पे आ जाएगा सेकंड, तो ये आ जाएगा सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से मात्रक निकालने हैं। ज्यादा आपको यहाँ पर दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना। क्या करना है, जो भी प्लस माइनस दिया सबको बराबर कर दो और सबको बराबर कर दो। तो बराबर करने के बाद जो मात्रक आते हैं जिसमें किसी एक का मात्रक बताओ उसके बराबर करते चलिए। हमें फाई का पता है, फाई होता है फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब वेबर। तो वेबर का जो मात्रक होगा वही C का होगा, तो C और फाई बराबर हो जाएंगे। तो AT² का जो मात्रक होगा वही फाई का होगा, तो AT² का मात्रक फाई के बराबर हो जाएगा। यहाँ से T² को इधर भेजेंगे तो 5/T² आ जाएगा, वेबर/सेकंड² हो जाएगा। ऐसे ही BT का जो मात्रक होगा वही फाई का होगा, तो हम लिखेंगे BT का मात्रक जो होगा वो फाई का मात्रक होगा। और यहाँ से B का मात्रक निकालेंगे। किसका मात्रक, तो B का मात्रक जो होगा आप निकालेंगे 5/T का मात्रक। क्या लिखेंगे, 5/T कर देंगे। और फाई का मात्रक होता है यहाँ पे वेबर और यहाँ पे आ जाएगा सेकंड। क्या आ जाएगा, सेकंड। तो वेबर/सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा, वेबर/सेकंड इसका हो जाएगा। और यहाँ पे C का मात्रक क्या हो जाएगा, C तो सीधा सीधा फाई के बराबर है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ABC के इस तरीके से मात्रक आ जाएंगे जो कि आपको प्रश्न में पूछे हैं। आगे कुछ और भी पूछा है कि ABC के मान दिए हो तो ये क्या है, यहाँ कुछ नहीं है। T बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक की गणना कीजिए। तो आप पहले इसे लिख लें, मैं इसे मिटा रहा हूँ, लिख लिया, चलिए ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे हटाता हूँ और आगे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। अब आगे क्या पूछा है, प्रश्न में आपसे पूछा है कि प्रेरित विद्युत वाहक का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या बताना है, जब भी आपको फाई का मान समीकरण में दिया हो तो उसका सीधा सीधा अवकलन कर दो। तो मैं यहाँ पे अवकलन कर देता हूँ, यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू T। T के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आ जाएगा d∅/dt। और ये क्या आ जाएगा, A ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर का आ जाएगा नीचे, जो 2 पावर है वो नीचे आ जाएगा, कम हो जाएगा, 2T हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई B आ जाएगा। और T का कितना हो जाएगा 1
और प्लस सी का हो जाएगा 0। ठीक है, सी का मतलब यहाँ पे कोई नंबर है दिया है आपको, ये कांस्टेंट है तो 0 होता है। तो यहाँ पे डी फाइव बट्टे डी टी का मान आ गया, डी फाइव बट्टे डी टी का मान आ गया आपके पास 2AT प्लस बी, 2AT प्लस बी। ये किसका मान आ गया, फाइव का, और इसी को हम क्या कहेंगे, ई कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे ई कहेंगे। तो ई का मान इतना आ गया। अब प्रश्न में आपसे पूछा है टी बराबर 2 सेकंड बताइए, तो यहाँ लिख देंगे टी बराबर 2 सेकंड रखने पर, टी बराबर 2 सेकंड रखने पर, तो यहाँ से ई जो निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई। देखिए ए दिया है, ए का मान कितना भाई, देखिए ए का मान दिया 0.3, तो यहाँ लिख देंगे 0.3। ठीक है, ए का मान देखिए कितना दिया, 0.3 दिया है, तो ए की जगह 0.3 आ गया और टी की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा प्लस बी की जगह क्या दिया है, देखिए बी की जगह दिया 0.6, तो यहाँ लिख देंगे 0.6। अब आंसर आएगा इसका 2 का 2 में करेंगे 4, तो 4 गुणा 0.3 प्लस 0.6। ठीक है, अब 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 12 हो जाएगा, तो ई बराबर आ जाएगा 4 का इसमें करेंगे तो 4 12 है, यानी 1.2 प्लस 0.6। तो आंसर आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, 1.8 वोल्ट इसका आंसर होगा। कितना होगा, 1.8 वोल्ट इसका मात्रक होगा, 1.8 इसका आंसर होगा और मात्रक आ जाएगा वोल्ट। यहाँ देखिए 4 12 होता है, तो 1.2 और 0.6 को जोड़ेंगे तो 1.8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ आंसर। बात समझ आ गई, और पहले हमने मात्रक निकाल लिए थे। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। आगे देखते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति या प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है। और यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है आप यहाँ देख सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है E बराबर VVL, और यहाँ पर भी देख सकते हैं E बराबर VVL। ये इसके फॉर्मूले होते हैं। इसके 2 तरीके होते हैं, पहला इधर लिखा है, दूसरा इधर लिखा है। एक एक करके मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं। मान लीजिए आपको ये ट्रेन की पटरी दी है, ये काल्पनिक एक रेल है, इस पे क्या है, ये आपकी एक रॉड रखी है, और इस रॉड को जब हम आगे खिसकाते हैं और यहाँ आसपास क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। आप देख रहे हैं क्रॉस दिखाया गया है। क्रॉस का मतलब होता है जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की तरफ है, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। और यहाँ पे हमने बोर्ड लिया है तो हम लिखेंगे बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो क्रॉस का मतलब अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। और इस वाहन को ये जो रोड, ये पटरी पे जो रखा है, चालक कोई रॉड रखी है, इसकी लंबाई L है और इसको हम इधर ला रहे हैं। जैसे हम यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे एरिया कम है, जब यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया कुछ ज्यादा हो जाएगा। बट हमें कितना एरिया देखना है, ये वाला देखना है। यहाँ से कितना शिफ्ट हुआ, dx, तो यहाँ से उठकर यहाँ पे आ गया dx, तो इसकी लंबाई है L और चला कितना dx, लंबाई है, चला कितना dx। तो इसने कुछ क्षेत्रफल तय किया होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो था तब समय कुछ और था, यहाँ पर था समय कुछ और था, जब यहाँ पहुंचा तो समय कुछ और आ गया। फिर से सुनिए, रिवाइज करता हूँ। एक पटरी है किसकी, रेल की काल्पनिक, जिस पर एक रॉड रखी है जिसकी लंबाई L है। v वेग से उसे आगे बढ़ाया जाता है और वो जो है dx दूरी आगे बढ़ जाती है। और जैसे dx दूरी आगे बढ़ जाती है, चुंबकीय क्षेत्र होने की वजह से इसमें एक बल भी लगेगा, इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन भी होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा, जिसका हमें क्या है, फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में dt समय लगा। तो dt समय में यदि रॉड को dx आगे बढ़ाया जाता है तब लूप के क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो dA का मतलब हो गया क्षेत्रफल। तो लंबाई और चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक देखें कितना गया, dx है, तो dA का आ गया L dx। अब देखिए, अब हमें पता है वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाइव बराबर b वेक्टर डॉट a वेक्टर होता है, जिसको सोल्व करेंगे तो ba cos थीटा आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एंगल कितना है, 0, क्योंकि थीटा 0 है, क्योंकि b वेक्टर और a वेक्टर एक ही दिशा में है, यानी b वेक्टर भी अंदर है और a वेक्टर भी अंदर है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि जो ये मैं आपको रिमोट से समझा रहा हूँ, ये मान लीजिए रॉड है और इस रॉड का जो एरिया वेक्टर है वो अंदर की ओर है, ऐसे ये जो है ये कुछ ऐसे अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर, यानी बी वेक्टर भी अंदर और इसका एरिया वेक्टर ए वेक्टर भी अंदर है। तो ए वेक्टर भी अंदर, दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे, तो यहाँ पे एंगल 0 हो जाएगा। तो बी ए कॉस 0 हो गया। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से कॉस 0 हट जाएगा, फाई का मान बी ए आ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो ये आ जाएगा डी फाई बट्टे डी टी, और डी फाई बट्टे डी टी क्या होता है, ई होता है। तो यहाँ पे जब अवकलन करेंगे तो बी तो आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी, और डी ए का मान यहाँ से उठाकर यहाँ पे चिपका देंगे। तो यहाँ पर देखिए बी पहले ही था, डी ए का मान रखेंगे एल
dx लिखेंगे तो l ही आ गया, dx अपॉन dt हो गया। और ये क्या होगा, dx अपॉन dt, यानी यहाँ से यहाँ तक ये विस्थापित हुआ था, ये क्या हो गया, विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन बट्टे समय क्या होता है, वेग होता है, तो ये v l v बन जाएगा, नहीं वेग बन जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे v l, क्या लिखेंगे v l लिख देंगे, तो ये प्रेरित विभव आवेग का फॉर्मूला निकल के आता है। ऐसी कंडीशन में जब कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक गति करता है आगे पीछे। अब देखिए हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि होगा क्या, हमने क्या किया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक चालक रॉड रख दी है। अब चालक रॉड रखती है तो सीधी सी बात है उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और इलेक्ट्रॉन होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो जब वो गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो एक जगह से दूसरे जाएंगे, तो एक जगह प्लस आ जाएगा, एक तरफ माइनस आएगा, जिसकी वजह से एक क्या बनेगा, यहाँ पर जो ई लिखा है यानी वैद्युत क्षेत्र बनेगा, और वैद्युत क्षेत्र बनेगा और चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की वजह से एक जो बल आएगा जिसे एफएम कहेंगे, एम फॉर मैग्नेट, तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और इसकी वजह से बनेगा एक वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर जब ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जब बराबर हो जाते हैं तो एफ ई का मान जब एफ एम के बराबर हो जाता है तो एफ ई क्या होता है, आपको पता है ये फॉर्मूला था चैप्टर 1 में, ई बराबर एफ बट्टे क्यू, तो यहाँ से एफ निकालेंगे तो आ जाएगा क्यू ई, और ई का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन है तो ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई, तो हमने लिख दिया ई। और यहाँ पे एफ एम का मान क्या होता है, देखिए एफ एम यानी चुंबकीय क्षेत्र में जो बल होता है वो होता है क्यू वी वी साइन थीटा, और क्यू वी साइन थीटा में यहाँ साइन जो 90 हो जाए क्योंकि अंदर की ओर इधर जा रहा है, और यहाँ बल की जो दिशा है कैसी हो जाएंगी, 90 अंश पे होंगी, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 90 का मान, साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ से निकलेगा क्यू वी वी। तो जैसे क्यू वी वी निकलेगा तो इसको उठा के हम इसके बराबर कर देंगे, और यहाँ ई से ई चल बसेगा, मर जाएगा, तो ई का मान बचा वी और बी के, ई बराबर क्या हो जाएगा वी और वी हो जाएगा। और ये जो वी है ये वेग है, कौन सा वेग, जो रोड इधर से इधर शिफ्ट होने जा रही है उसका वेग है। हम जानते हैं कि विद्युत विभवांतर क्या होता है, वी बराबर ई, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा ई बराबर वी बट्टे एल, ठीक है, यहाँ डेल्टा वी पढ़ा होगा आपने यहाँ पे, तो ई बराबर वी बट्टे एल होता है, तो यहाँ से अगर मैं वी निकालूंगा तो ई इंटू एल हो जाएगा, तो ये ई इंटू एल हो गया, और ई का मान हमने ये निकाल लिया, तो यहाँ पे चिपका देंगे वी बी एल, ठीक है, तो वी बी एल हो जाएगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, प्रेरित विद्युत भाग बल कहते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, ई के बराबर ई बराबर वी हो जाएगा, और यहाँ पर वी वी एल आ जाएगा, और ये कौन सा वी है, ये वेग वाला वी है, तो ई बराबर वी वी एल यहाँ पे आ जाएगा, जो कि यहाँ पे था। अगर धारा पूछे तो आई बराबर क्या होता है, वी बट्टे आर होता है, यहाँ पे वी नहीं दिया तो ई बट्टे आर कर देंगे, और ये आ जाएगा वी वी एल अपॉन आर। ऐसा सवाल में भी कराया था मैंने, अभी फैराडे का जो नियम कराया था उस पर क्वेश्चन कराया था, उसमें हमने ऐसे ही किया था, इस तरीके से कर लेंगे। ये कोई बहुत खास नहीं है, पर एक बात देख ले, कभी कभी किसी सेट में आपको मिल जाता है। आगे बात करते हैं, ये देखिए ये डेरिवेशन है जो कि आपके पेपर में कहीं ना कहीं छपा मिल सकता है। तो एल लंबाई की एक तांबे की छड़ बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से अपने एक सिरे के प्रता घूर्णन कर रही है, तो सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत बल का फॉर्मूला ये होता है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक छड़ की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। दोनों प्रश्न में से कोई एक प्रश्न आ जाए, करना आपको यही है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने एक रॉड मान ली है OA जिसकी लंबाई L है, कुछ समय बाद ये A से B पे पहुंच जाती है, कुछ समय बाद A से B पे पहुंच जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में ये कितना कोण कवर करती है, d थीटा। तो लंबाई पहले L थी और यहाँ पे पहुंच गई, तब भी कैसे रहेगी L, यानी पहले ये ऐसा था और घूम के ऐसा हो गया, पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया, तो अब भी L है और अब भी L है, तो लंबाई L रहेगी, लेकिन कोण कितना हो जाएगा, d थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे dt समय अंतराल में छड़ द्वारा घुमा गया क्षेत्रफल। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना क्षेत्रफल हुआ भाई, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पूरा क्षेत्रफल हो गया, ये जो पूरा हिस्सा ये क्षेत्रफल हो जाएगा, और ये क्षेत्रफल कितना है ये आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालेंगे, और आपको ये यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज सा दिख रहा होगा, एक्चुअल में त्रिभुज नहीं है पर त्रिभुज के जैसा है, तो हम त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देंगे क्षेत्रफल वाला, 1/2 लंबाई गुणा ऊंचाई। तो OA यहाँ से यहाँ तक, और ऊंचाई मान लेंगे ये वाली AB। तो OA क्या है, तो देखिए O से A तक जो है L है, तो 1/2 L हो जाएगा। अब AB का मान कैसे निकालें, तो हम फॉर्मूला लेंगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और चाप क्या है यहाँ से AB है, और त्रिज्या क्या है यहाँ से देखिए L है, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, त्रिज्या तो L ही रहेगी, जितना ये है उतना ये रहेगा, तो L आ जाएगा। तो इसको हम d थीटा से दिखाया है, AB क्या है यहाँ पे चाप है, और OA जो है यहाँ पे त्रिज्या है, तो L लिख देंगे, तो L को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो L d थीटा हो जाएगा, किसका मान आ गया AB, और AB क्या है यहाँ पे चाप, तो चाप जो आया था AB, तो यहाँ पे लिख देंगे L d थीटा, तो 1/2 L का L में करेंगे तो L स्क्वायर, और ये आ जाएगा d थीटा, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर निकालेंगे, तो दर का मतलब होता है समय से भाग देना, यानी अवकलन करना, तो dA/dt कर देंगे। जब इसका अवकलन कर देंगे, किसका, इसका जब अवकलन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1/2 तो अलग हो जाएगा, तो 1/2 अलग हो जाएगा, L स्क्वायर भी अलग हो जाएगा, dt से यहाँ भाग देंगे तो d थीटा बट्टे dt हो जाएगा। और ये क्या है, कोण बट्टे समय, कोण बट्टे समय क्या होता है, ओमेगा होता है, और ओमेगा क्या होता है यहाँ पर कोणीय वेग,
क्या होता है भाई, कोणीय वेग होता है। और ये कहाँ से आ गया, ये प्रश्न में देखिए यहाँ पे लिखा है, कहाँ लिखा है भाई, ओमेगा लिखा है ये रहा, तो इसलिए यहाँ पे ये ओमेगा आ गया। तो ये आ गया dA/dt 1/2L² ओमेगा। अब क्या करेंगे, छड़ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे, फॉर्मूला होता है फाई बराबर VA, और जब भी फाई आएगा तो E निकालने के लिए अवकलन कर दीजिए। तो इसका T के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा dφ/dt, और इसका करेंगे तो B आ जाएगा बाहर और dA/dt हो जाएगा। तो dA/dt हो गया। इसकी शक्ल देखिए, ये उठा के यहाँ पे रख देंगे, dA/dt का मान यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे, B पहले ही है तो ये आ जाएगा 1/2L² ओमेगा। और आप देखेंगे यहाँ पे 1/2 B को हमने यहाँ ले लिया, ओमेगा को पहले लिख दिया, L² को बाद में लिख दिया, तो 1/2 B ओमेगा L²। और यहाँ पे ये E का फॉर्मूला यहाँ से यहाँ पे हमने क्लियर लिख लिया, जो कि आपको पूछा था, आप इसे देख सकते हैं। E बराबर 1/2, A बराबर 1/2 B ओमेगा L²। तो प्रूफ हो गया। बस इतना करना है, पहले आपको क्षेत्रफल निकालना है, फिर उसकी दर निकालनी है, dt से भाग देना, फिर फ्लक्स निकालना है, उसका अवकलन करना है, dA/dt का मान रखना है, और ये सॉल्व होके आ जाएगा। अगर इसमें प्रेरित धारा पूछे तो धारा क्या होता है, V/R होती है, ओम के नियम से V बराबर IR, तो I बराबर V/R, V की जगह हम E लेंगे तो E/R, और E का मान यहाँ से ये आ गया, और यहाँ पे रख दीजिए और यहाँ पे निकाल लीजिए I। क्लियर हुआ। इस तरीके से आप कर सकते हैं, नोट कीजिएगा, इसको करिएगा नोट, ठीक है। चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न देखिए, स्वप्रेरणा, ये प्रश्न नहीं है, हेडिंग है। स्वप्रेरणा और अनोन्य प्रेरण दोनों ही इंपॉर्टेंट है, परिभाषा पूछी जा सकती है। स्वप्रेरण क्या होता है, वही पहले वाली कहानी, अगर धारा में चेंज करेंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा भाई, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ईएमएफ बनेगा। कौन सा ईएमएफ बनेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा, और इसकी वजह से प्रेरित धारा बनती है। क्या बनती है, प्रेरित धारा बनती है। और यह घटना मान लो, ये वाली जो घटना है एक ही कुंडली में होती है। किसमें होती है, सिर्फ एक ही कुंडली में, एक ही कुंडली में, किसमें, एक ही कुंडली में। अगर ये सब एक ही कुंडली में होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्व कहते हैं। स्व माने अपना, यानी स्वयं, यानी अकेले, तो स्वप्रेरण कहते हैं। बस इतनी सी परिभाषा है कि वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। देखो ये कहानी किसकी है, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की। तो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर, तो धारा के मान में परिवर्तन करने पर क्या होता है, ईएमएफ बनता है या प्रेरित धारा होती है। तो धारा के मान में परिवर्तन करने पर स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। और इस घटना पर चौकुंडली कार्य करती है। बात समझ आ गई। बस इतना सा याद रखना है कि धारा में जब हम चेंज करेंगे तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल या एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और ये सब एक ही कुंडली में होता है, इसलिए इसे हम स्वप्रेरण कहते हैं। नाम लिखा स्व, स्व का मतलब अपना, यानी अपना मतलब एक ही कुंडली में, एक ही कुंडली में सब हो रहा है। यहाँ पे हमने दिखाया है कि यहाँ पे RH लगा है भाई। RH का जो मीनिंग होता है, इसको हम कहते हैं धारा नियंत्रक। क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक। तो यहाँ से धारा निकलेगी, धारा नियंत्रक से हम उसे कम ज्यादा करेंगे। जब ये कम ज्यादा होगी तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ईएमएफ बनेगा, प्रेरित धारा बनेगी। तो ये मुख्य धारा ऐसे जा रही है इधर की साइड, मुख्य धारा इधर की साइड जा रही है, और इसकी विपरीत दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि प्रेरित धारा मुख्य धारा का विरोध करती है। तो मुख्य धारा इधर, प्रेरित धारा इधर, तो ये विरोधी तो हो गया, एक जा रही है इधर, एक आ रही है इधर, और ये जो प्रेरित धारा इसी की वजह से बनी है और इसी का विरोध कर रही है। किसने कहा था, लेंज ने कहा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरण गुणांक कैसे निकालते हैं। अब हमें पता है जो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है वो आई की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, आई की वजह से होता है, ऐसा सब। तो आई की वजह से हुआ तो फाई जो किस पर निर्भर करता है, आई पे। और मैंने आपको बताया था अगर कुंडली में फेरों की संख्या दी है तो फेरों की संख्या हमने मान लिया एन, कितनी मान ली, एन। तो जब भी आपको कुंडली में फेरों की संख्या दी है तो फाई के साथ उसका गुणा कर दो, तो एन फाई इनका पाती हो जाएगा आई के। अब ये हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक नियतांक आता है और यहाँ पे नियतांक एल आता है, तो यहाँ से एल का मान निकालेंगे तो आई को इधर भेज दो, तो एन फाई बट्टे आई हो जाएगा। और एल क्या है यहाँ पे, एल यही है जो आपका हेडिंग का नाम है। तो इसे हम स्वप्रेरकत्व कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। और इसका मात्रक जो होता है वो हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी। हेनरी जो मात्रक है इसका एसआई मात्रक है। कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक है। तो फैराडे के नियम से हम यहाँ निकालेंगे ई बराबर माइनस एन डी फाई बट्टे डी टी होता है, फैराडे का नियम कहता है। तो ये माइनस ऐसे रहेगा, एन को हम फाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डी अपॉन डी टी, और ये आ जाएगा एन फाई। और एन फाई देखिए यहाँ पे एन फाई किसके बराबर है, एल आई के। तो यहाँ पर एन फाई की जगह हम एल आई लिख देंगे और एल आई में से एल को बाहर कर लेंगे तो एल आ जाएगा बाहर, बचेगा क्या, डी आई बट्टे डी टी। तो ये डी आई बट्टे डी टी हो गया। यहाँ से ये ईएमएफ का मान आ गया। किसका मान आ गया, जब भी आपसे सवाल में पूछे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर इसमें एल का मान पूछे तो ये डी टी ऊपर पहुंच जाएगा, तो डी टी ऊपर पहुंचा तो ई गुणा डी टी बट्टे डी आई हो जाएगा। यहाँ से मात्रा निकालेंगे, ई का मात्रक वोल्ट होता है, डी टी का मात्रक सेकंड होता है, और डी आई का मात्रक एम्पियर होता है, और इसी को हम हेनरी कहते हैं। और यहाँ से ये प्रश्न एमसीक्यू में आता है, याद कर लीजिएगा।
इम्पोर्टेंट लिख के याद कर लिए, मात्रक पूछा जाता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इस पूरे को जब हम इधर भेजते हैं, इस पूरे को जब इधर भेजते हैं बट्टे में आता, उसी बात ई बट्टे हो जाता डी आई अपॉन डी टी, और इसको हम ऊपर भेज देंगे तो ऐसा बन जाएगा। इस तरीके से हम प्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरण गुणांक को निकाल सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है। अन्योन्य जैसा कि नाम में लिखा है अन्य, मतलब एक और कुंडली होगी। जो सब चीजें अभी एक ही कुंडली में हो रही थी, अब वो एक और कुंडली आ जाएगी। पहले में हम धारा का मान बदलेंगे और दूसरी में प्रेत विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या था कि धारा का मान बदल रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा था, धारा का मान बदल रहे थे और ये सब एक ही कुंडली में हो रहा था। अब क्या होगा, दूसरी कुंडली में, एक कुंडली में धारा बदलेंगे, दूसरी में ये सब होगा। तो एक कुंडली में धारा बदलेंगे, दूसरी में ये सब होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए एक कुंडली है पी, पी का मतलब प्राथमिक, पी का मतलब क्या है यहाँ पे प्राथमिक है। तो ये जो कुंडली है कौन सी है, ये प्राथमिक है। और ये कौन सी है, ये द्वितीयक है। कौन सी है, द्वितीयक। और प्राथमिक और द्वितीयक का मतलब ये नहीं है जो पहले लिखा है वो पी हो जाएगा, जो बाद में लिखा है वो एस हो जाएगा। प्राथमिक का मतलब होता है जिसमें हम धारा का मान बदलेंगे उसको कहेंगे प्राथमिक। अगर आप इसमें बदल रहे हैं तो इसे प्राथमिक कहिए, और इसे बदल रहे हैं तो इसे कहिए। तो वह कुंडली जिसमें धारा का मान बदला जाता है प्राथमिक, और जिसमें प्रेत विद्युत भागबल या प्रेत धारा उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं द्वितीयक। तो बस इतनी सी कहानी है। देखिए, जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेत विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है अथवा प्रेत धारा उत्पन्न हो जाती है। और इस घटना को अन्योन्य प्रेरण की घटना कहते हैं। और इस पर कौन काम करता है, ट्रांसफॉर्मर प्रेरण कुंडली सिद्धांत पर काम करती है। इसको याद रखिएगा कि ट्रांसफॉर्मर क्या है भाई, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप लिखेंगे ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम में देख सकते हैं। अब बात करते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व की। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, यहाँ पे देखिए N2 जो है अनुपाती होता है किसके, I1 के। यानी देखिए पहली कुंडली में धारा मान ली हमने I1, कितनी मानी, I1। इसमें क्या फ्लक्स परिवर्तन होगा, ये कौन सा हो जाएगा, φ2। और ये जो φ2 है ये अनुपाती होगा I1, यानी I1 के बदलने से ये बदलेगा। और उसमें फेरों की संख्या N2 है तो मैंने आपको बताया इसके साथ गुणा कर दें तो ये यहाँ पर रिलेशन बन के आएगा। इसे हम लिखेंगे N2 अनुपाती I1। ठीक है, तो N2 अनुपाती I1 हो जाएगा। अब यहाँ से इसे हटाएंगे तो बराबर आएगा, एक क्या आएगा यहाँ पे, एक क्या आएगा यहाँ पे m आएगा। और m यहाँ पे जो होता है, जो हेडिंग का नाम उसे वही कहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। और m निकालेंगे तो वहां से I1 इधर आएगा, तो N2 अपॉन I1। फैराडे का नियम लाएंगे पहले की तरह। अगर दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल E2 है तो E2 इक्वल टू माइनस N2 d∅2 अपॉन d2। N2 को इधर ले आएंगे, जब इसे इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका मान यहाँ से निकालेंगे तो N2 है Mi1 लिखेंगे तो Mi1 आ जाएगा। m को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। पहले यहाँ पे L ले रहे थे, अब यहाँ पे m लेंगे तो ये यहाँ पे m आ जाएगा और वहां बचेगा di अपॉन dt। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से अगर m निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे। तो E2 हमने बस E लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, E2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे E2 लिखेंगे इंटू dt आ जाएगा और अपॉन di बना जाएगा। मात्रा निकालेंगे तो यहाँ से देखिए वोल्ट आएगा, क्या आएगा यहाँ पे वोल्ट आएगा, तो वोल्ट सेकंड बट्टे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एम्पियर। तो वोल्ट सेकंड बट्टे एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा यही मात्रक का। और यहाँ पे क्या है भाई, दूसरा मात्रक क्या है, दूसरा मात्रक इसका हेनरी ही होता है जो कि स्वप्रेरकत्व का होता है। तो या करके इसका मात्रक लिख देंगे आप हेनरी। तो यहाँ पर देखिए ये एमसीक्यू लाइक क्वेश्चन है, जो बताया था एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ऐसे ही बनता है। तो एल और एम के ऐसे प्रश्न हो जाएंगे। अब देखिए करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो यहाँ पर दिया है 1000 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पीयर की दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो है इतना वेबर है, कुंडली का प्रेरकत्व क्या होगा। तो देखिए दिया है, तो n का मान आपको दिया है 1000, कितना दिया है 1000 फेरों की संख्या। तो याद रखना जब भी फेरों की संख्या दी हो तो उसे n से लिखना है। आगे दिया है, देखिए करंट दिया है, कितना दिया 2.5 एम्पियर। और आपको ये जो दिया है वेबर है, यानी ये फाई का मान दिया है, कितना दिया है 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ वेबर। ठीक है, और यहाँ पे जो L का मान है अभी मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूं, दो फॉर्मूले आपको N के बताए हैं। तो L के कितने फॉर्मूले हैं, दो हैं। कौन कौन से, ये दो फॉर्मूले हो जाएंगे, एक तो ये और एक ये, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। L बराबर N∅/I, क्या हो जाएगा, L बराबर N∅/I हो जाएगा। एक तो फॉर्मूला ये है, लिख सकते हैं L बराबर N∅/I, और एक L बराबर हो जाएगा E मल्टीप्लाई dt अपॉन di, और इसको लिखेंगे हम E बट्टे, ये आ जाएगा di अपॉन dt।
इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे दिया n दिया है, इसमें n आ रहा है, फाई दिया है, इसमें फाई आ रहा है, आई दिया, इसमें आई आ रहा है। पूछा क्या आपसे, l पूछा है, लेकिन प्रेरक तत्व का मतलब l, तो l बताना है, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, l बराबर n फाई और बट्टे आई। इसको तो आप खुद से कर सकते हैं, और यहाँ पे मात्रक हेनरी लिखना ना भूलें, ठीक है। इससे आप कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन कीजिए, आसानी से हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रेरक तत्व कुंडली में 0.2 सेकंड में, भाई यहाँ दिया है, लिखो, ये नहीं करना है, दिया है जरूर लिखना है, ये नहीं छोड़ना। तो यह 0.2 सेकंड, तो यानी 0.2 सेकंड दिया है, तो यानी ये टाइम दिया है, क्या दिया है, टाइम दिया है। तो इसको मैं dt लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, dt, या डेल्टा आई लिख दिए, डेल्टा टी लिख दीजिए, सॉरी डेल्टा आई नहीं, डेल्टा टी लिख दीजिए या dt लिख दीजिए। तो dt का मान इतना दिया है, और यहाँ पे धारा शून्य से बढ़कर 6 एम्पियर हो जाती है, यानी पहले धारा जो थी 0 एम्पियर थी, अब कितना हो गया भाई, धारा 6 एम्पियर हो गया, कितना हो गया, 6 एम्पियर। तो धारा इतने से बढ़कर इतनी होगी, कह रहा ना, धारा शून्य से बढ़कर 6 एम्पियर हो जाती है, जिससे उसमें 2.4 वोल्ट का प्रेरित विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। तो E का मान कितना दिया आपको, 2.4 वोल्ट दिया है, 2.4 वोल्ट लिख देंगे। आगे कह रहा है कि कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक की गणना कीजिए, L का मान बताना है। तो L बराबर n फाई बट्टे आई, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा क्योंकि इसमें फाई नहीं दिया। तो कौन सा होगा भाई, तो यहाँ पर जो यूज होगा वो ये होगा, L बराबर E बट्टे डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। इसको हम करेंगे, तो E का मान कितना दिया है, लिखिए, देखिए दिया है 2.4 दिया है, मल्टीप्लाई dt को मैं ऊपर पहचान दूं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, E गुणा डी टी अपॉन डी आई हो जाएगा। तो dt का मान कितना दिया है, देखिए dt का मान कितना दिया आपको, 0.2 दिया है, तो यहाँ लिख दीजिए 0.2 अपॉन में di का मान कितना है भाई, di का मतलब इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे निकालेंगे अंतर, 6 में से 0 हटा देंगे तो 6 आ जाएगा भाई। डेल्टा आई या डी आई हम निकालेंगे, डेल्टा आई कितना आ जाएगा, 6 माइनस 0 यानी 6, इसी को हम dt लिख लेंगे। dt का कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 6। अब देखिए यहाँ से दशमलव हटेगा, एक 0 बढ़ेगा, दशमलव हटेगा, एक और 0 बढ़ेगा, और 6 से 6 चौके 24 होता है, और देंगे 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, बट्टे आ जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 8 गुणा 100, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के 2, और मात्रक हो जाएगा हेनरी। आप कहेंगे भाग क्यों नहीं दिया, तो भाग दे दीजिए, तो 0.08 हेनरी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इस प्रश्न को कर सकते हैं, याद रखते हैं 2 फॉर्मूले एल के, ऐसे ही प्रश्न को करना है, ज्यादा इसमें टाइम नहीं बिताना है। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपको कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी, तो स्वप्रेरण गुणांक दिया है, तो L का मान दिया है, कितना दिया, 80 मिली हेनरी। तो 80 ऐसी रहेगा, जहां पर भी मिली आए उसको हटा दो, 10 की घात माइनस 3 लगा दो, तो हेनरी हो जाएगा। इस कुंडली में कितने समय में धारा, देखिए कितने समय में पूछा है, तो dt का मान आपसे पूछा है, कितने समय में धारा के शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर। तो भाई डी कितना हो जाएगा, शून्य से कितना हुआ, 5 बढ़ाए तो 5 माइनस 0 कर देंगे तो 5 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5 माइनस 0 करेंगे, 5 एम्पियर आ जाएगा। आगे कह रहा है प्रेरित विद्युत भाग बल 400 वोल्ट है जाए, तो यहाँ पे लिख देंगे 400 वोल्ट, ठीक है। अब पूछा क्या है dt, तो L का फॉर्मूला लगाएंगे, L बराबर E मल्टीप्लाई डी टी अपॉन डी आई। समय पूछा है तो इसको इधर कर दीजिए, तो L गुणा डी आई इज इक्वल हो जाएगा E इंटू डी टी हो जाएगा। dt निकालना है या करके, तो इसको इधर बुला लीजिए, तो यह L गुणा डी आई अपॉन ई, और ये किसका आ जाएगा, ये dt का आ जाएगा। तो यहाँ से dt निकाल लेंगे। L का मान कितना दिया, देखो आपको दिया है 80 गुणा 10 की घात माइनस 3, और di का मान आपको 5 दिया है, और E का मान आपको 400 दिया है। कर सकते हैं, बहुत आसान है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दिया है लिख लीजिए, आराम से हो जाएगा। आगे देखिए, ऐसे प्रश्न को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लिखें। क्या ये मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में आने लायक प्रश्न है, पेपर में छप सकता है, लिख लीजिए छप सकता है, पेपर में ऐसा प्रश्न छप सकता है। संख्या बदल जाएगी लेकिन प्रश्न नहीं बदलेगा, प्रश्न ऐसा आएगा। एक प्रेरक में प्रवाहित धारा I का मान आपको दिया है, I बराबर दिया है 2 + 5t, कितना है भाई, 2 + 5t है, द्वारा व्यक्त की जाती है, जहां I एम्पीयर में तथा t सेकंड में है। इसमें स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मिली वोल्ट है। तो E का मान दिया है, स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल दिया है, E का मान दिया है आपको, कितना दिया है, यहाँ E लिख देता हूँ, 10 मिली वोल्ट, कितना दिया, 10 मिली वोल्ट। और अभी बताया मिली हटा दो, 10 की घात माइनस 3 लगा दो, तो E का मान निकल के आएगा 10 की घात माइनस 2 वोल्ट। कितना आएगा, E का मान 10 की घात माइनस 2 वोल्ट आ जाएगा। इसमें से एक को हटा देंगे, माइनस का 2 आ जाएगा। आगे पूछा ज्ञात कीजिए स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक का मतलब नंबर 1
एल का मान आपको बताना है। दूसरे में कह रहा है कि भाई टी बराबर 2 सेकंड पर, टी बराबर 2 सेकंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा जो होती है यू होती है, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 Li², ये होता है, यानी यू का मान आपको बताना है। ये फॉर्मूला देख लीजिए, प्रश्न में आता है तो यहाँ से आप याद कर लेंगे। आगे देखिए, तो इसमें हमें क्या निकालना है, एल निकालना है। एल निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इसका हम अवकलन कर देते हैं। चलिए अवकलन कर दें, बिल्कुल कर देते हैं। तो ये आ जाएगा, देखिए टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ आ जाएगा di/dt, और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो di/dt यहाँ से निकल के आ जाएगा। जब भी आपको इस चैप्टर से कोई प्रश्न समीकरण दिया हो तो अवकलन कर दें। इधर टी दिया तो टी के सापेक्ष करते हैं, ज्यादातर टी के सापेक्ष होंगे, तो di/dt करेंगे, इसका 0 हो जाएगा, 5 आगे रहेगा, टी का 1 होता था 5 आ जाएगा, और यहाँ पे धारा है तो ऊपर आएगा एम्पियर और नीचे आएगा सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, एल निकालना है। तो एल का जो फॉर्मूला होता है E गुणा dt/di, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है di। लेकिन आप यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या हमारे पास क्या di/dt है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ E/di/dt लिख सकता हूँ। भाई मैं dt को नीचे ले गया, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि dt ऊपर चला जाएगा तो ऐसा ही बन जाएगा। तो यहाँ पे जो l का मान है निकल के आएगा, E का मान कितना दिया आपको प्रश्न में, 10⁻², तो 10⁻² और इसका मान di/dt का मान कितना दिया, 5 दिया है, तो हम इसे ऐसे सकते हैं 1/5 गुणा 10⁻² और 1/5 का मतलब होगा 5 दूनी 10, तो 0.2 गुणा 10⁻², और एल का है तो एल का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। कितना होता है, हेनरी होता है, तो एल निकल आया। अब देखिए हमें यू निकालना है, तो यू निकालना है, तो यहाँ पे यू का फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है यू, तो यू बराबर 1/2 Li², तो u बराबर 1/2, एल का मान कितना आ गया, ये लिख देंगे यहाँ पे 0.2 गुणा, और क्या दिया है आपको 10⁻² दिया है, तो 10⁻² इनटू, देखिए करंट चाहिए। अब करंट चाहिए कितने पे, टी बराबर 2 सेकंड पे, तो पहले आप इसमें टी बराबर 2 सेकंड रखेंगे और करंट निकालेंगे। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टी बराबर 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर आई का मान कितना आ जाएगा भाई, आई का आ जाएगा 2 + 5 गुणा, और यहाँ टी की जगह कितना रखूँ, टी की जगह लिखेंगे 2, क्योंकि 2 सेकंड में पूछा है, तो ये आ जाएगा आपका 2 + 5 दूनी 10, यानी 12 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 12 एम्पियर। तो यहाँ Li² करेंगे तो 12 गुणा 12 कर देंगे, तो U का मान 1/2 गुणा L का मान कितना आया 0.2 गुणा 10⁻² गुणा 12 गुणा 12, ठीक है, क्योंकि I² दिया है तो 2 बार लिख देंगे इसको। तो हमने इस तरीके से कर लिया, डेसिमल हटाएंगे और यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, 2 से 2 चल बसेगा, U का मान 12 का कितना होता है 144 होता है, तो 144 गुणा ये हो जाएगा 10⁻³ ये -2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 3 और मात्रा लिख देंगे जूल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप ये आकर के ऐसे भी लिख सकते हो, U बराबर ये आ जाएगा 144, इसको नीचे लाएंगे तो 3 जीरो हो जाएंगे, तो 0.144 जूल इसका आंसर हो जाएगा। दोनों में कोई सा भी लिखिए, आपकी मर्जी है। इस तरीके से ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका होमवर्क है, इसे स्वयं से कीजिए। सेम क्वेश्चन है, आएगा 5 + 16t दिया है और वहाँ पर 2 + 5t दिया था, बाकी सब सेम है। और यहाँ पे आपको t बराबर 1 सेकंड पर पूछा है और यहाँ वहाँ पर आपको 2 सेकंड पर पूछा था। अगला प्रश्न देखिए, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, देखिए प्राथमिक और द्वितीय कुंडली की बात आ जाए, इसका मतलब आपसे स्वप्रेरण गुणांक पूछा जाएगा या स्वप्रेरकत्व के स्वप्रेरक नहीं अन्योन्य प्रेरकत्व वाले टॉपिक का क्वेश्चन है, क्योंकि 2 कुंडलियां होती हैं अन्योन्य वाले में, एक प्राथमिक एक द्वितीय। स्वप्रेरण में सिर्फ एक ही होती है, बाकी क्वेश्चन पहले ऐसे कोई चेंज नहीं है। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पियर है तो आई का मान आपको दिया है यहाँ पर 3 एम्पियर, ठीक है। धारा को 0.0 इतने सेकंड में, तो डेल्टा टी लिखिए, या हम dt लिख रहे हैं तो शुरुआत से dt लिखेंगे, कितना हो जाता है 0.001 सेकंड। इतने सेकंड में शून्य कर दिया जाता, तो पहले धारा इतनी थी, अब कितनी होगी शून्य, तो यहाँ से धारा होगी भाई 0 एम्पियर। शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 15,000 वोल्ट हो जाता है। तो E का मान आपको दिया है, कितना दिया है 15,000 वोल्ट दिया है, कितना दिया है 15,000 वोल्ट दिया है। तो इस कुंडली इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। M का मान निकालना है, ठीक है। तो M का मान निकालेंगे, पहले यहाँ DI निकाल लेते हैं। तो DI निकालेंगे तो इसमें से घटा दो भाई, तो 0 -
3 एम्पियर कर देंगे तो माइनस का 3 एम्पियर आ जाएगा। फॉर्मूला लगा दीजिए, एम का जो फॉर्मूला होगा एम बराबर होगा ई गुणा डी टी अपॉन डी आई, और यहाँ माइनस लगा लेंगे। अगर आप यहाँ देखिए, अगर आप इसे कम में से ज्यादा को घटाते हो आंसर माइनस में आता है तो आप यहाँ पे माइनस लें, अदरवाइज आप ज्यादा में से कम को घटाते हैं तो आप प्लस लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर भी प्लस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर प्लस में लेके आना है। माइनस आएगा तो विरोध दिखाना है, वो बता देंगे, अभी जो बताया था कैसे विरोध होता है। तो यहाँ पे m निकालेंगे तो m का मान आ जाएगा, देखिए माइनस है, e का मान कितना दिया आपको 15,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 15,000 गुणा dt का मान कितना है, ये है 0.001, 0.001 सेकंड दिया, 0.001 हो गया अपॉन ये क्या है, सॉरी यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ये जो है क्या आएगा, यहाँ पे आएगा i, क्या आएगा डी आई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी आई लिख देंगे, अपॉन कर देंगे, डी आई कितना आ गया भाई, डी आई आएगा माइनस के 3, और यहाँ पहले ही माइनस है, माइनस मर गया। अब देखिए यहाँ से दशमलव हटेगा तो 3 जीरो बढ़ेंगे, सीधी सी बात है, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो मर जाएंगे, सही है। अब 3 से इसे काटेंगे तो कितना कटेगा, 5 बार, तो m का मान कितना आ गया 5, और यहाँ पे कितना अच्छा 1, तो 5 गुणा 1 5 हेनरी इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 5 हेनरी इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये जो फॉर्मूला है एल के जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे एम आता है, वहां पे एल आता है। अननोन प्रेरित पूछे तो एम लिखेंगे, स्वप्रेरित पूछे तो यहाँ पे एल लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है आपके पेपर में एल का या एम का एक आध आ सकता है, पर उस वाले को जरूर देखें जिसमें अवकलन करके, यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ इस प्रश्न को, और इस प्रश्न को अच्छे से देख लें। इस पे भी लिख देता हूँ मैं मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या लिखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में छपने लायक प्रश्न है, ऐसे छपते हैं, तो इनका ज्यादा ध्यान दें, इनको आप बेसिक में ले लें, ये एक बार देख लें, फॉर्मूले बेस से आसानी से हो जाएंगे। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि एक लंबी धारावाही प्रणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र उत्पन्न कीजिए, अथवा ये आपको दिया है कि एल का मान निकाल के ये आपको प्रूव करना है, जहाँ एल परिणालिका की लंबाई है, ए परिच्छेद का क्षेत्रफल है और एन कुंडली में फेरों की संख्या है। तो कैसे हमें ये प्रूव करके देना है कि इसका जो डेरिवेशन में ये एल का फॉर्मूला निकल के आए। तो करना क्या है, आप जानते हैं प्रणालिका क्या होती है, ये होती है प्रणालिका, क्या होती है भाई, इसमें फेरे लगा दो, और क्या होता है उस पर जो फेरे लगे होते हैं वो तांबे के तार के लगे होते हैं, और तांबे का तार जो है अचालक होता है। अचालक का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर जो रबड़ चढ़ी होती है वो अचालक होती है, अंदर तो चालक रहेगा, ऊपर अचालक रहेगा। तो प्रणालिका की बात करते हैं तो लंबी प्रणालिका के लिए कंडीशन होती है कि एल का मान आर से बहुत ज्यादा होना चाहिए, यानी जो फेरे हैं फेरों में कुछ त्रिज्या हुई तो वो जो त्रिज्या कम होनी चाहिए लेकिन लंबाई उसकी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब लंबी ऐसे फेरे लगते लगते बहुत लंबी हो जाए, फेरे लगना स्टार्ट हो, खूब काफी लंबे हो लेकिन उसकी त्रिज्या बहुत कम हो, तो उसे लंबी प्रणालिका कहते हैं। प्रणालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये होता है बी बराबर म्यू नॉट एन आई, तो आपने ये पढ़ लिया होगा, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया जाता है, जिसमें प्रणालिका टॉरॉइड की बात होती है, आपके सिलेबस में है ये, तो इसे आपने पढ़ लिया होगा। तो बी बराबर म्यू नॉट एन आई कहते हैं। अब एन क्या है, यहाँ पे प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है, तो कुल फेरों की संख्या जब निकालते हैं तो यहाँ पे छोटी एन गुणा एल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, छोटी एन गुणा एल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें एन का मान चाहिए छोटी एन का, तो छोटी एन निकालेंगे तो बड़ी एन बट्टे एल आ जाएगा, तो यहाँ पे म्यू नॉट ऐसे रहेगा, एन बट्टे एल आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आई। ये है क्या है, प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। अब प्रत्येक फेरे से बाद चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला था 5 बराबर बी ए, और यहाँ पे आ जाएगा बी ए cos थीटा, थीटा कितना आएगा 0, क्योंकि देखिए यहाँ पे बी की दिशा भी इधर है और यहाँ पर जो है उसकी जो ए की जो दिशा लेंगे यहाँ पे वो भी एक ही दिशा में होगी, तो कोण हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा बी ए cos 0 का मान 1 होता है, इसे हटा देंगे, यहाँ से बी ए बचेगा। जब यहाँ से बी ए बचेगा तो फाई ऐसी रहेगा, बी का मान हमने ये निकाला है, इसको उठा के यहाँ रखिए, इसको उठा के यहाँ रखिए, तो ये आ जाएगा देखो म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट एन आई बट्टे एल, तो एल गुणा कर देंगे ए का, ठीक है, यहाँ से फाई आ गया। और परिणालिका का स्वप्रेरकत्व निकालना तो एल बराबर होता है एन फाई बट्टे आई, क्योंकि प्रश्न में देखिए यहाँ पे पहले ही कह रहा है कि स्वप्रेरकत्व का सूत्र पूछा है, तो एल बराबर एन फाई बट्टे आई, तो हमें तो फाई चाहिए था, हमने फाई निकाल लिया। किसके लिए चाहिए था, परिणालिका के लिए, परिणालिका के लिए फाई इतना आया, तो एन फाई बट्टे आई कर दो, एन बट्टे आई ऐसे रहेगा, एन बट्टे आई ऐसे रहेगा, फाई का मान उठा के ये रख देंगे म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट एन आई इंटू ए बट्टे एल। तो देखिए इस आई से ये आई मर जाएगा, यहाँ पे n बचेगा, यहाँ n है, तो n और n मिलके n स्क्वायर हो गया, म्यू नॉट यहाँ पे आ गया, n और n का गुणा मिलके n स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आ गया a बट्टे l, और आप देख सकते हैं यही यहाँ पे प्रूव करने के लिए कहा था। ठीक है ना, बहुत आसान है, ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। आगे देखते हैं, एक और है समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक आप प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे ये डेरिवेशन है,
इस डेरिवेशन को कैसे करना है, समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रकृत आपको पूछा जाए तो वृत्ताकार कुंडली है तो सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। चैप्टर नंबर 4 का ये डेरिवेशन है, वहां से प्रश्न आपके पेपर में कम से कम 2 नंबर का पूछा जाता है कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है, उस पर 1 अंक के प्रश्न आपके पेपर में आना ही आना, उसे आप लिख लीजिए। एक दिन आपको वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूंगा किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है, बता दूंगा। पेपर आने से पहले जल्दी बताऊंगा, जब आप कमेंट कर देंगे, आपके ज्यादा कमेंट आएंगे तो आपको जल्दी से बता दूंगा। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो B बराबर म्यू नॉट NI/2R होता है, ठीक है। चैप्टर 4 से याद कर लीजिएगा। कुंडली से बद्ध चुंबक के फ्लक्स निकालते हैं 5 बराबर BA होता है, BA होता है तो B का मान उठा के हमने ये लिख दिया म्यू नॉट NI/2R, ठीक है। और A का मतलब होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल देखिए वृत्तक की बात हो रही है, वृत्ताकार का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, A बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, लिख देंगे तो ये पाई आर स्क्वायर आ गया। आर से आर चल बसेगा नहीं, मर जाएगा एक आर, तो म्यू नॉट NI/2 पाई आर बचेगा, पाई आर बट्टे 2 हो जाएगा, ये आएगा 5। अब क्या निकालना है हमें, स्वप्रेरकत्व निकालना है, तो फॉर्मूला है L बराबर N5/I, तो N/I को इधर छोड़ दो, 5 का मान उठा के ये रख दो, देखो म्यू नॉट NI पाई आर बट्टे 2। अब I से I मर गया तो N, देखिए म्यू नॉट अच्छा N का N में करेंगे N स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पाई आर आ जाएगा बट्टे 2 आ जाएगा, तो म्यू नॉट पाई N स्क्वायर आर बट्टे 2 इसका डेरिवेशन हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा है। यहाँ पर भी देखिए हमें क्या निकालना था, यहाँ पर भी पहले वाले प्रश्न में N/I निकालना था, इसमें भी हमें क्या निकालना है N/I निकालना है। तो हमने पहले पाई कैसे निकाला, यहाँ पर देखिए उसमें थोड़ा चेंज है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, और L निकल के आ जाएगा। अगला देखते हैं डेरिवेशन, दो समाज परिणालकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसमें क्या था, समाज का मतलब होता है, समाज का मतलब होता है एक ही अक्ष पे 2 कुंडलियां हैं। यहाँ पर देखिए हमने व्हाइट कलर से दिखाया पहली और रेड कलर से दिखाया दूसरी, तो एक यहाँ पे हमने इस तरीके से यहाँ पे लपेट के परिणालिका बना दी है और दूसरी बना दी है रेड वाली। इन दोनों की लंबाई L है, पहली को हम S1 कहेंगे, अंग्रेजी में सोलेनोइड कहते हैं परिणालिका को, इसलिए हम S से दिखाएंगे। तो S1 व्हाइट वाली है, S2 कौन सी रेड वाली है। पहली में करंट I1 आ रहा है, दूसरी में करंट I2 आ रहा है। पहली में फेरों की संख्या जो N1 है, दूसरी में N2 है। ये सारी चीजें थोड़ी चेंज है। तो S2 परिणालिका चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे, तो S2 का मतलब है दूसरी की बात, दूसरी में फ्लक्स आएगा वो 5-2 आएगा, तो यहाँ पे 5-2 करेंगे, उनका पता लगाएंगे, ये I1 हो जाएगा। किस पर डिपेंड करेगा, पहले पे। ये आपने पढ़ा था अन्योन्य प्रेरकत्व, तो उसमें क्या था, पहली धारा की वजह से, पहली कुंडली में जो धारा में चेंज करते हैं उसकी वजह से दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी EMF उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे वही कहानी है, I1 की वजह से 5-2 बनेगा, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कोई क्या आएगा, अन्योन्य प्रेरकत्व आएगा। और अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, M होता है, तो यहाँ 5-2 की बात हो रही है, तो दूसरी कुंडली में M2 आएगा, किसकी वजह से, I1 की वजह से। समीकरण 1 मान लो, परिणालिका S1 में I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, तो अब परिणालिका का फॉर्मूला है, तो परिणालिका में चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर म्यू नॉट NI होता है, तो यहाँ म्यू नॉट NI हो जाएगा। पहली है देखिए S1 की बात कर रहे हैं, तो ये 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। म्यू नॉट फिक्स होता है, N1 की जगह N1/L हो जाएगा, अभी बताया था आपको। तो यहाँ पे छोटी n की जगह आता बड़ी N/L, तो N1/L हो जाएगा, और ये आ जाएगा I1। ये किसके लिए, पहले के लिए। S2 परिणालिका में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, देखिए यहाँ पे हमने ये निकाल लिया, चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे तो 5-2 बराबर क्या फॉर्मूला था, 5 बराबर BA होता है, और फेरों की संख्या दी हो तो N का गुणा कर देते हैं, तो N2B1A। तो दूसरे में निकालना है तो फेरों की संख्या दूसरी चाहिए, पहले में चुंबकीय फ्लक्स का जो मान आया है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो चाहिए, और इसका एरिया चाहिए। तो N2 ऐसे रहेगा, B1 का मान उठा के हम यहाँ से ये वाला लिख देंगे, ये उठाया यहाँ पे रख दिया, और A का मान ये दिया, लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये लिख दिया। अब क्या करना है, म्यू नॉट ऐसी रहेगा, N1 N2 ये आ जाएगा एक साथ, I1 ऐसी रहेगा, A ऐसी होगा, और L यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से बात करेंगे, तो समीकरण 1 में क्या है, 5-2 बराबर M2I1 है। तो यहाँ पर अगर हम M2 निकालेंगे तो 5-2/I हो जाएगा, सीधी सी बात है, I1 को इधर भेज देंगे तो 5-2/I1 हो जाएगा, तो 5-2/I1 हो जाएगा। और 5-2 का मान हमने ये निकालिए, इसको उठा के यहाँ रख देंगे, तो जैसे ही इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो I1 से भाग देना है, तो म्यू नॉट N1 N2I1A, म्यू नॉट N1 N2I1A, और अपॉन में L, और I1 पहले था, I1 से I1 मर जाएगा, तो ये बचेगा म्यू नॉट, क्या बचेगा भाई, म्यू नॉट बचेगा, N1 N2 बचेगा, A बचेगा, बट्टे आ जाएगा M। इस तरीके से यहाँ पे M1 का मान आ जाएगा, और इसी प्रकार हम M2 का मान भी, M2 का मान आएगा, इसी प्रकार हम M1 का मान भी निकाल सकते हैं। M1 का मतलब होता है पहली कुंडली में जो अन्योन्य प्रेरकत्व आ जाएगा, ये किसके कारण आएगा भाई, ये दूसरे कारण आएगा, और ये दूसरा वाला किसके कारण है, पहले करंट के कारण है। तो पहले करंट से हमने ये निकाला, I2 से हम ये निकालेंगे, दोनों कैसे आएंगे, बराबर आएंगे, तो हम ये लिखते हैं M1 M2 का मान बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, देखिए N1/L है और N2/भी L है, तो मैं यहाँ पे जो होता है, ये होता है N1 बराबर होगा
बड़ी एन बट्टे एल, ठीक है। और N2 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा N2 बट्टे एल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एल है, एक एल का नीचे गुणा करेंगे, एक एल का ऊपर गुणा करेंगे। तो एक एल का जब ऊपर गुणा करेंगे तो ए और एल बन जाएगा, ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे N1 बट्टे एल है तो N1 बट्टे एल की जगह N1 आ जाएगा, और N2 बट्टे एल, एक एल का हमने नीचे गुणा किया तो ये N2 बट्टे एल का मल्टीप्लाई कर लेंगे। बात समझ आई नहीं आई? चलिए देखो मैं बता दूं आपको, यहाँ पर क्या करना है, हम एक एल से यहाँ गुणा करेंगे, एक एल से यहाँ गुणा करेंगे, ठीक है। जब हम ऐसा करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये N1 बट्टे एल म्यू नॉट ऐसे ही रहेगा, N1 बट्टे एल, तो N1 बट्टे एल N1 हो जाएगा, ये आ गया। दूसरा देखिए N2 बट्टे एल, N2 बट्टे एल क्या हो जाएगा, N2 बट्टे एल N2 हो जाएगा, ये आ गया। और A गुणा एल हो जाएगा तो A गुणा एल हो गया। इस तरीके से हम आगे ऊपर नीचे गुणा करके ये निकाल सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इतना समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा लंबी वीडियो सही नहीं है, ठीक है। तो इन पे इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें इतने ही चैप्टर कवर करते हैं। आपको जो इम्पोर्टेंट बताया है उसे याद कर लें, आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आसान है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कठिन नहीं है। तो आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद साथियों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए। किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या किसी न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत है, किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल चाहिए तो आप कमेंट कर दें। आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। जय हिंद साथियों।